नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम मलिक स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं चर्चा करूंगा मेरे आदर्श देश के युवाओं के सबसे लोकप्रिय और हमारे देश के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की। आज मैं चर्चा करूंगा कैसे बीते जेल में उनके आखिरी 12 घंटे और फांसी के देने से पहले और बाद के हालात देश में क्या कुछ हुआ। एक वीडियो के अंदर भगत सिंह को समेटना सुई के अंदर से हाथी निकालने के बराबर है। ये बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन मैं ऐसा कर भी नहीं पाऊंगा। आज मैं चर्चा करूंगा सिर्फ उनके अंतिम 12 घंटों की, फांसी से पहले जेल के अंदर क्या कुछ घटित हुआ, उसके बाद के देश के अंदर बने माहौल के बारे में। लाहौर सेंट्रल जेल, तारीख 23 मार्च 1931। उस दिन की शुरुआत तो किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि उस रोज़ सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी। उस दिन एक और घटना होती है कि जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगता है जब 4 बजे शाम को जेल के वार्डन चरत सिंह ने आकर उनसे कहा कि वो अपने कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने उसका कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ इतना निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है कि जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाता हुआ निकल गया कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। हालांकि फांसी का समय निर्धारित हुआ था 24 मार्च को सुबह 6 बजे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फांसी 12 घंटे पहले ही मुकर्रर कर दी गई थी। उस पल ने सभी कैदियों को झकझोर के रख दिया। कैदियों ने बरकत से मनुहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़ जैसे कि पेन, कंघा या घड़ी उन्हें ला कर दे दें, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि वो भी कभी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। जेल में भगत सिंह का रुतबा बहुत ही अलग था। एक नौजवान को इतनी सम्मान दिया गया था। वो हमेशा कैदियों के लिए लड़ते रहते थे। उन्होंने कैदियों के लिए भूख हड़ताल भी की थी। तो कैदियों के मन में उनके प्रति बहुत ही सम्मान था और उस समय भगत सिंह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नाम थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहाँ से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ मच गई कि किस पर उसका अधिकार हो। कहते हैं आखिरी में डरा निकाला गया कि किसे वो दोनों चीज़ें मिलेंगी। अब सब कैदी चुप हो गए थे। उनकी निगाहें कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। कहते हैं एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते पर ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज़ ऊंची करके उनसे पूछा था कि आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह का जवाब था, इंकलाबियों को तो मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही अभियान को बल मिलता है। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाह थे और अपनी तरफ से वो जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनखेत की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और आप्टन सिंक्लेयर का उपन्यास 10 स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह की जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनका कोठरी नंबर 14 था, जिसका फर्श भी पक्का नहीं था। उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी जगह थी कि उनके 5 फुट 10 इंच का शरीर बेमुश्किल से उसमें लेट पाते था। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिले थे। मेहता बाद में लिखते हैं कि भगत सिंह अपनी छोटी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मेहता का मुस्कुराते हुए स्वागत किया और पूछा कि क्या आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं लाए। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसी समय पढ़ने लग गए। उनके पास जैसे अब समय ही ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। मेहता के सामने राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने कुछ महीने पहले उन्हें दिया था।
मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय शाम 7 बजे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता के द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे कि उनके मुख से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी समाप्त नहीं करने दोगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनको फांसी दिए जाने से पहले उनके घर का खाना उनके लिए एक बार ले आए। उन्होंने कहा कि आप ही मेरी माँ हैं, क्योंकि आप मेरे लिए मेरे गंदगी साफ करते हैं। यही काम बचपन में मेरी माँ करती थी। अब आप मेरी माँ के समान हैं, इसलिए मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। लेकिन बेबे भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया था और बेबे जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन बढ़े गए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान कर लें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले छोड़ दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि ओए, अब तो वाहेगुरु को याद कर ले। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को गालियां भी दी। अगर मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा तो वो कहेंगे कि भगत सिंह डरपोक है, इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए डर कर माफ़ी मांग रहा है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाया, कैदियों ने दूर से आती हुई कुछ पैरों की आवाज़ सुनी। उनके साथ भारी बूटों के पड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। साथ में गाने का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सभी को अचानक से जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त। फांसी देने के लिए मसीही जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। एक तरफ राजगुरु थे और एक तरफ सुखदेव थे। भगत सिंह ने अपनी माँ को दिया गया वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी पर झूलने से पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज़ सोंधी के घर तक पहुंची। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने कहा कि ये इज्जत मुझे बख्शें। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींच ली और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों, लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोदी ने उन्हें मर्द घोषित किया। एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उनसे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करें तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया गया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अफसर ने यह काम अंजाम दिया। पहले योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही कर दिया जाएगा, लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा, क्योंकि जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल के अंदर से धुआं उठता देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है, इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक को जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से इन शवों को एक सामान की तरह फेंक दिया गया। पहले तय हुआ कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी उनमें आग लगाई ही थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रिटिश सोल्जर्स ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वे शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों को चारों ओर से पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास
जिला मजिस्ट्रेट के दस्तक के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह से जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नीला गुबुन से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधी और महिलाओं ने काली साड़ी पहन रखी थी। लगभग सभी लोगों के हाथों में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुका। अचानक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बीच अवशेषों के साथ फिरोजपुर में पहुंच गया है। जैसे ही फूलों से ढके हुए 3 ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज्म पढ़ी जो थी, जिसमें लिखा था कि किस तरह इन शहीदों के अधजले शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया था। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने घर की ओर पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के कैरियर में उन्होंने अपनी सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत का इतनी बहादुरी से सामना नहीं किया था जितना भगत सिंह और उसके दोनों साथियों ने किया। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भगत सिंह की फांसी के 16 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा और उनको दी जाने वाली फांसी इसका सबसे बड़ा कारण बनेगी। भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले गए, लेकिन भगत सिंह आज भी हमारे दिलों में, हर भारतीय के दिल में जिंदा है। भगत सिंह ने जो लौ जलाई वो हर भारतीय के दिल में इतनी जोर से धधकी कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गई। ब्रिटिश हुकूमत जलकर राख हो गई। 23 साल के एक युवा ने सभी भारतीयों को जगा दिया और उस युवा की शहादत को आज भी हम नमन करते हैं, झुककर सलाम करते हैं। ना पहले कोई भगत सिंह हुआ है, ना आगे कभी होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे इतिहास के किसी और पन्ने के साथ। धन्यवाद।